हजरात। तो अल्लाह अल्लाह करके हम सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज टाइटल्ड एज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेटा जी, आपके सिलेबस में पहला चैप्टर मेजरमेंट के मुताबिक था, इट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर से ऑनवर्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये मैकेनिक्स से लिए गए हैं, तो इनमें मैकेनिक्स के मुतल्लिका ही पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। तो सेकंड चैप्टर के दो हिस्से होंगे, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो आप लोग सियाने हैं तो ये भी समझ गए होंगे कि पहले हम शुरू करेंगे वेक्टर वाला पोर्शन और उसके बाद इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन शुरू किया जाएगा। तो आइए मेरे साथ आपको स्टूडियोज लिए चलते हैं जहाँ पे हम वेक्टर्स को शुरू करने जा रहे हैं। मैं इसे 4 दीवारी में कर देता हूँ ताकि जरा अहमियत वाज़ेह हो जाए। व्हाट इज वेक्टर, व्हाट आर वेक्टर्स। फर्स्ट चैप्टर में बेटा जी हमने मेजरमेंट को डिस्कस किया, फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया और डेफिनेशन के एतबार से फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया। 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिस्कस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशन, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करने जा रहे हैं, मतलब इनकी किस्में डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के एतबार से फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये हैं जनाब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, और एक और तरह की भी होती हैं जिनका नाम होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। 1-2 जगह पे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उनके टेंसर होने के हवाले से डिस्कस करना चूंकि सिलेबस में नहीं होता, तो जनरली हम इसी तरह से कैटेगराइज किया करते हैं एफएससी में कि स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। टेंसर का जिक्र हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर में जाके, सेकंड ईयर में कुछ पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये बेस या डिराइव्ड वाली सिचुएशन नहीं रही बेटा, अब ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। आप एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे आप बताएंगे, लिखेंगे कैसे। जनाब ये जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज को, एसआई सिस्टम को डिस्कस किया और वहां पे हमने ये बात की कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, बेस क्वांटिटी को मेजर करना ज्यादा टास्क अहम होता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज तो उनके मिलने से बन जाती हैं, और बेस क्वांटिटीज के लिए क्या करते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं, दैट इज यूनिट, और फिर एक प्रोसीजर बनाते हैं उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए। आप लेंथ मेजर करके बताते हैं जी 5 मीटर, आपने स्टैंडर्ड चूज किया मीटर और उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके ये आ गया जी 1 मीटर से एक स्टैंडर्ड से 5 गुना ज्यादा वैल्यू है तो 5 मीटर लिखा गया जी। इसमें बेटा जी जो 5 है ये क्या है, ये कहलाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक डिजिट या मैग्नीट्यूड जी। और ये जो मीटर है ये क्या है, ये है जनाब यूनिट या फिर स्टैंडर्ड जिसे आपने कहा। तो बेटा जी जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी तब तक आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, लिख नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ये 2 चीजें, एक स्टैंडर्ड यानी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, ये लाजमी चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो इस मिनिमम क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट काफी है, इसके अलावा और किसी शय की जरूरत नहीं है। आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसे कहते हैं 5 किलोग्राम चीनी दे दें, वो इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। पैसे तो आपसे हैं, वो बाद में पूछ लेगा जब आपको देगा, लेकिन इसके उसे बात समझ आ जाएगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू काफी है। जबकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं,
ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस प्रॉपर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन कहीं बस में बैठे जा रहे हैं जी लाहौर, आपको आपके दोस्त का फोन आता है कि जनाब क्या हाल चाल है, मिलते ही नहीं हैं, अब तो ऊंचे उड़े हो गए हैं। आप कहते हैं यार कि मैं तो कहीं जा रहा हूँ, वो कहता मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, बताएं मैं आता हूँ। आप कहेंगे कि मैं 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा हूँ, आ जाएं। ठीक है, वो जनाब गाड़ी उड़ाएगा और 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पीर बाग से मुल्तान की तरफ जाना शुरू कर देगा। 2 घंटे बाद आपको फोन करके फिर पूछेगा कि जनाब आपने कहा था 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा हूँ, मैं तो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ गया और काफी देर हो गई चले हुए, आप तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आए, कहाँ हैं आप? आप कहेंगे जनाब मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। वो कहेगा मरे पहला दसना सी, मैं मुल्तान दौड़ा फिरदा। तो इसका मतलब ये है कि आपने 70 किलोमीटर फी घंटा, आपने 70 मैग्नीट्यूड भी और किलोमीटर फी घंटा यूनिट भी बता दी, डायरेक्शन नहीं बताई, जिसकी वजह से वो धोखा खा गया। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, ये होती हैं बेटा जी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। डायरेक्शन के बगैर इनका गुजारा नहीं होता। तो आप देखें स्केलर और वेक्टर में फर्क करने वाली शय कौन सी है? ओनली डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों में है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो या तो आप ये कह लीजिए कि द फिजिकल क्वांटिटीज those require numerical value, unit as well as direction for their complete explanation, for their complete illustration are called vector physical quantities। या एक बार में वैसे कह दीजिए the physical quantities having directional properties are called as vectors। जिनकी डायरेक्शन है वो वेक्टर हैं, जिनकी डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर हैं। तो बेटा जी इस चैप्टर में हमने वेक्टर्स को डिस्कस करना है। तो स्केलर सिंपल चीज है, वेक्टर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी। आप मैटर में काफी सारा कुछ इनके मुताबिक डिस्कस कर भी चुके हैं। तो स्केलर को तो आप 5 मीटर है ऐसे लिख दिया। अब अगर वो 5 मीटर है मशरक की तरफ, मगरब की तरफ, शिमाल की तरफ, जनूब की तरफ, तो आप साथ में लिखेंगे यहाँ पे 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, समझ लग गई? कोई मसला नहीं। मसला क्या है? मसला ये है कि जब आपने जमा करना है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, उससे हो सकता है जमीन आसमान का फर्क पड़ जाए। वो कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ कि बहरी जहाज में जा रहा था, टाइटैनिक की तरह डूबने लग गया, कोई हादसा हो गया। सारे लोग घबरा गए कि क्या करें क्या ना करें। कि सरदार जी थे, उन्होंने साथ वाले से पूछा कि यार ये तो लगता है कि मरने वाले हैं, बचाव का कोई रास्ता नहीं है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि जमीन यहाँ से कितनी दूर है? उसने कहा हाँ जी बस 2 किलोमीटर है जमीन। सरदार जी कहने लगे लो ये तो मसला ही कोई नहीं, मैं तो अच्छा तैराक हूँ, तो मैं तैर के 2 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा। सरदार जी ने फटाफट समुद्र में छलांग लगाई, तैरना शुरू कर दिया। 2 गोते खाए और ऊपर के देखा दूर दूर तक कहीं जमीन नजर ही ना आई। तो आवाज देके पूछा भाई किधर नू जाना, 2 किलोमीटर किधर थल्ले नू? डायरेक्शन का सही अंदाजा नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन सही नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि वही वैल्यू 2 किलोमीटर की वैल्यू इधर को हो इधर को हो, जवाब पे फर्क पड़ता है। 2 गाड़ियां जा रही हैं 100 किलोमीटर फी घंटा से, आमने सामने से टकराएंगे, नतीजा और होगा। एक ही सिग्नल में जाते हुए हो सकता है दोनों की स्पीड सेम है, टकराएगी ही नहीं, नतीजा कुछ और होगा। हालांकि स्पीड एक जैसी है तो डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। और जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो ये लिख के गुजारा नहीं होना है। हमें 2 मरहलों में वेक्टर्स को डिस्कस करना है। पहला मरहला तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, दूसरा मरहला आगे चलेगा सारे चैप्टर में। पहले मरहले में ये कि वेक्टर को हम सैम्बलाइज कैसे करें, सैंपल कैसे बनाएं वेक्टर का। जनाब सैंपल स्केलर से मुख्तलिफ होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। और दूसरा मसला क्या होगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, ड्रा करना इस तरह से कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, आसान हो जाए। तो पहले मॉडल में वेक्टर के सैंपल की बात करते हैं। 2 तरह से सैंपलाइज किया जाता है वेक्टर को। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, या तो ऐसे लिखा जाता है, ए के ऊपर ऐसे हाफ एरो भी डाल दिया जाता है, ऐसे कंप्लीट एरो भी डाल दिया जाता है।
या फिर इसे लिखेंगे थोड़ा मोटा करके, बोल्ड करके लिखेंगे, बोल्ड करके या मोटा करके लिखा जाएगा, दोनों ही तरीके ठीक है, या ऐसे। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, टाइप करते हुए आपकी बुक में देखिएगा तो जहां पे एग्जांपल्स दी होंगी वेक्टर्स के सिंबल थोड़ा बोल्ड करके मोटा करके लिखा होगा। टाइप करते हुए ये काम करना आसान है, हम बोल्ड करके लिख देते हैं, लेकिन हाथ से लिखते हुए हैंड रिटन में ये आसान है तो ऐसे हम कर लेते हैं। हाँ, हैंड रिटन में बोल्ड करके लिखने में मसला ये है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बोल्ड कर देंगे और कुछ कम कर देंगे, तो सिमेट्री रखना मुश्किल है, टाइम टेकिंग भी है। हाथ से लिखते हुए ये काम करना आसान है, टाइपराइट करते हुए या कंप्यूटर पर टाइप करते हुए ये काम करना आसान है, वैसे कोई मसला नहीं, दोनों ही तरीके ठीक हैं। लेकिन आपने वेक्टर के ऊपर एरो डाल के ही रिप्रेजेंट करना है। तो जनाब ये तो हो गया सैंबल। आमतौर पे वेलोसिटी का वेक्टर है v से, डिस्प्लेसमेंट का v से, जो भी सैंबल आपने लिखना है बस एरो डाल देना है। इस चैप्टर में खास तौर पे आपने बेटा जी ख्याल करना है कि कहाँ पे एरो डालना है, कहाँ पे एरो नहीं डालना, इस बात का ख्याल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इस चैप्टर में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जहाँ पे एरो डालना होता है वो नहीं डालते। ये नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, जहाँ वेक्टर डालना होता है वहाँ नहीं डालते, नहीं डालना होता डाल देते हैं। इस गलती से बचना है आपने। तो जनाब अब हम वेक्टर ड्रा करने की तरफ चलते हैं। तो वेक्टर ड्रा करने के लिए कुछ बैकग्राउंड पहले बना लें, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। देखिए जी, हम जहाँ पे वेक्टर ड्रा करेंगे, कहाँ पे वेक्टर ड्रा करेंगे, ये हमारे पास हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जनाबे अली। मैं आगे करके लिखूँ, बाद में इसको ठीक भी करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है जनाब? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा जी कोऑपरेट करना। हम जो पढ़ने वाले कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं एक को। हमारे सिलेबस में एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन का लफ्ज रेने डेस्कार्ट्स के नाम से आया है। रेने डेस्कार्ट्स, डेस्कार्ट से, डेस्कार्ट के आखिरी अल्फाज से कार्टेशियन बनाया गया है। ये वो बंदा है जिसने ये सिस्टम डेवलप किया। और रेक्टेंगुलर का मतलब है रेक्टेंगल, मुस्ततील, ऐसी लाइनें। हम यहाँ कम से कम दो लाइनें लेंगे, तीसरी लाइन भी हो सकती है, दो लाइनें जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। ये दो लाइनें जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीसरी लाइन अगर होगी तो वो ऐसे करके होगी। इनमें से ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक लाइन एक एक्सल कहलाती है, और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सल, तीसरा अगर होगा तो वो जी एक्सल कहलाएगा। ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहलाता है ओरिजिन, मुबदा। ओरिजिन जहां से शुरू होता है, ये यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए। ओरिजिन से राइट को एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट को एक्स की वैल्यू नेगेटिव, एक्स प्राइम, ऊपर को वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे को वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसे वाई प्राइम। ओरिजिन से बाहर को वाई जी की वैल्यू पॉजिटिव, ये जी एक्स है तीसरा। और ओरिजिन से अंदर को यहाँ से इनटू द पेपर, इनटू द बोर्ड नेगेटिव जी, आउट ऑफ बोर्ड पॉजिटिव जी। तो ये फिलहाल दो लाइनें हैं, तीसरी भी हो सकती है, ज्यादातर हमारा वास्ता दो लाइनों से पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम इससे पहले इसको ही एक्सप्लेन करें। हम देखें कि वेक्टर को हमने ड्रा कैसे करना है। ये क्या है? ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है जी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का फ्रेम, हवाले का मकाम। आप कभी कभार जब कोई बात, कोई किस्सा सुना रहे हो, आप कहें जी पिछले साल, आज से 20 साल के बाद आप कहीं बैठे बात कर रहे होंगे कि एक दफा ऐसे वायरस हुआ था, तो हमने ऑनलाइन क्लास पढ़ी थी, फलां जगह पे फलां टीचर हमें पढ़ाते थे, तो यह फलां मामला ऐसे था। उस वक्त आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? वो इलाका, वो रीजन, वो हिस्सा जहाँ पे आप, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम मैं जा रहा था गाड़ी पे, वो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जी, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस है, इसके अंदर ही हम रहेंगे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप क्या करेंगे? देखिए जी, आप इसका फायदा क्या है, और
के वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस बात को हम समझते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल से। फर्ज करें जनाब आप किसी को समझाना चाहते हैं अपने घर का एड्रेस, आप बुलाना चाहते हैं किसी को, तो आप कैसे, फर्ज करें मैं अब चक नंबर 319 गांव पे में रहता हूं, तो मैं अगर किसी को अपने घर बुलाना चाहूंगा, उसने पीरमाल से आना है, मैं उसे कैसे गाइड करूंगा, मैं उसे कहूंगा जी ये आप अपने घर से निकलें और अपनी गली से निकलें, फिर राइट को मुड़ जाएं, फिर लेफ्ट को मुड़ जाएं, फिर आप मालिया रोड पे चढ़ जाएं, तो वहां से आप लेफ्ट को होके गौसी चौक की तरफ आए तो फला फला, वो कहेगा सर खुदा दा नाम मनो मैं 319 गांव पे देखा हुआ, या मैं किसी से भी पूछ लूंगा, आप इतना मुझे ऐसे खज्जल खराब ना करें, मैं 319 गांव पे पहुंच जाऊंगा, आगे बताएं कहाँ आना है। तो हम क्या करेंगे, हम शुरू कैसे करेंगे, हम गांव में कोई जनरल पॉइंट बताएंगे, तो मोस्ट फेमस पॉइंट बताएंगे, हो सकता है वो मेरा घर ही बहुत मशहूर हो गांव में, लेकिन वो भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है। आप कोई एक पॉइंट ऐसा बताएंगे जहां वो आसानी से पहुंच जाए। आमतौर पे हर गांव के सेंटर में मस्जिद वाला चौक, ट्रांसफार्मर वाला चौक, रिक्शा वाला स्टॉप, ऐसा कुछ होता है, तो ये हमारे गांव की मस्जिद है। मैं आपको अपने घर का एड्रेस समझा दूंगा, जब आप फीस देने आए तो आपको पता हो, है जी। तो जनाब ये है जी बड़ी मस्जिद गांव की, सेंटर में है जी। मैं कहता हूँ कि बेटा जी आपने गांव के सेंटर में पहुंच जाना है, मस्जिद वाले चौक में पहुंच जाना है, तो आप किससे पूछ के पहुंच जाएंगे। इससे आगे मैं स्टार्ट करने लगा हूं, अब जहां से मैं समझाना शुरू करने लगा हूं, ये क्या है, ये है जनाब ओरिजिन, ये है स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से हमने शुरुआत करना है, जहां से हमने स्टार्ट देना है, ये है स्टार्टिंग पोजीशन, ये है ओरिजिन। इस ओरिजिन से शुरू करके अब मैं समझाऊंगा। देखिए जब आपने ज्योग्राफिकली समझाना होता है तो हमारे पास लोकेशन होती है, डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और नक्शे में ये होता है सबसे ऊपर होता है, मैं ब्लू से लिखने लगा हूं, नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट को ईस्ट और लेफ्ट को वेस्ट। अगर ज्योग्राफिकल नहीं है वैसे पेपर पे है, फिर आप इसको एक्स प्राइम वाई प्राइम कह लेंगे। तो मैं बच्चे से कहता हूं कि बेटा आपने इस चौक से, ओरिजिन से मशरक की तरफ चलना है, मशरक की तरफ, ईस्ट की तरफ चलना है 100 कदम, ईस्ट की तरफ चल पड़ा जी 100 कदम या 100 मीटर कहने चले, हम यूनिट के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो जनाब आपने 100 मीटर चलना है ओरिजिन से। आप ओरिजिन किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने ओरिजिन से टुवर्ड्स ईस्ट मशरक की तरफ चलना है 100 कदम। अब जब चल पड़े उसके बाद कर लेते हैं खब्बे पासे, नॉर्थ की तरफ, शुमाल की तरफ, और शुमाल की तरफ चलना है आपने कितना जनाब 75 मीटर चलेंगे, ऐसे करके 75 मीटर आप चल पड़े नॉर्थ की तरफ। तो जहां पे आप पहुंचेंगे, लो जी यही हमारे घर का गेट है, पहुंच गए, इसे कह लेते हैं पॉइंट पी, या जो भी आप नाम देना पसंद करें, जो भी अपने घर का नाम आप रखें या मैं रखूं। लो जी आप घर पे पहुंच गए, तो आपने 2 डायमेंशन में गाइड किया, कितनी सिमतों में गाइड किया, 2 डायमेंशन में गाइड किया, एक एक्स एक्सिस की तरफ को और दूसरा वाई एक्सिस की तरफ को। अगर मैं अपने घर की छत पर बैठा हूं, तीसरी मंजिल पे बैठा हूं, तो मैं कहूंगा जी कि आप ओरिजिन से 100 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर 75 मीटर नॉर्थ की तरफ, और उसके बाद फिर 10 मीटर तीसरे एक्सिस की तरफ ऊपर को आ जाए सीढ़ी लगा के, वहां पे मैं आपको बैठा मिल जाऊंगा, फीस पकड़ा के वापस आ जाए। वो 3 डायमेंशन में होगा, एक तरफ को चलना है, एक डायमेंशन 1 डायमेंशन या लाइन, 2 सिमतों में चलना है 2 डायमेंशन यानी के प्लेन, और 3 सिमतों में चलना है 3D यानी के स्पेस। हमारे सिलेबस में ज्यादातर हम 2 डायमेंशन तक ही बात रखेंगे। अब आप गए मेरे घर की तरफ, ठीक, आप जहां से ओरिजिन से ईस्ट की तरफ चलने लगे, 100 मीटर चलना था, 25 मीटर चले, आगे कुत्ता आ गया, वो काफी बड़ा सा। तो मसला ये है कि आपने जाना भी है और कुत्ता रास्ता रोके बैठा है। अब आप क्या करेंगे, ये तो मसला हो गया, आप या तो कुत्ते को मारे या कुत्ता आपको मारे, दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही है। नाटक भेजे इस पे कोई और है तो वापस आ जाए, फीस ऑनलाइन करवा दीजिएगा, या फिर ये कोई और हाल सोचते हैं, हो सकता है चाय का विवाद हमारे सामने किया हुआ आपसे। तो आप अगर इस ये रास्ता खराब है तो आप एक काम करते हैं, हम पहले नॉर्थ की तरफ चले, बाद में ईस्ट की तरफ चले। तो कैसे क्या करेंगे, आप पहले अगर आप नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो 75 मीटर ही चलेंगे, ये नहीं कि इधर को आप 100 चल पड़े। जब भी नॉर्थ की
तरफ चलेंगे तो 75 चलेंगे, और जब भी ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 100 मीटर चलेंगे। ठीक, तो बजाय इसके कि मैं आपको ये कहूं कि बेटा ऑरिजिन से पहले आप 100 मीटर ईस्ट की तरफ चले, फिर 75 मीटर वेस्ट नॉर्थ की तरफ चले, तो आप पूछेंगे सर जी क्या हम पहले नॉर्थ की तरफ बाद में ईस्ट की तरफ नहीं चल सकते? तो बेटा ये बात पूछने की जरूरत नहीं है, मकसद यहाँ पहुंचना है, इधर से जाए या इधर से जाए कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको सिंपली क्या कहता हूं कि मेरे घर के कोऑर्डिनेट्स, जरा गौर से लेक्चर सुना करें, तवज्जो मेरी तरफ रखा करें, यानी स्क्रीन की तरफ रखा करें, और हर बात नोट करना है और समझना है अच्छी तरह से, स्टेप बाय स्टेप। लेक्चर में अब आपको ये ऑनलाइन में सूरत है कि आप थोड़ा 2 मिनट पीछे जाकर दोबारा से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि मेरे घर के कोऑर्डिनेट 100 व 75 यूनिट एंड पे लिखेंगे जो भी है, जो पहले आ रहा है। अब हम मैथमेटिकल बात करते हैं, जो पहले लिखा हुआ इस ब्रैकेट के अंदर ये है x की तरफ को तय करता फासला, जो बाद में लिखा है वो है y की तरफ को तय करता फासला। अगर ओरिजिन से टुवर्ड्स पॉजिटिव x जाना है ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव x की तरफ जाएंगे ये वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव y की तरफ जाएंगे ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव y की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव है हजूर। तो पॉजिटिव अगर 3 डायमेंशन में जाना होता तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होते। हेडिंग दी है कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो और बात है, बाद में अभी कर रहा हूं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक और शय है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं और बोलता भी जाता हूं। तो कोऑर्डिनेट क्या है बेटा जी? देखिए क्या हुआ, जब आप ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ चलेंगे ये बनेगा x कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ चलेंगे ये बनेगा y कोऑर्डिनेट। ये तमाम पॉइंट्स मिलके बना रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम origin towards any of the respective axes की जमा axes, distance of any point from origin towards any of the respective axes। ऑरिजिन से x एक्सिस की तरफ को फासला x कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन से y एक्सिस की तरफ को फासला y कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन से z एक्सिस की तरफ को फासला ये क्या कहलाएगा? z कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from origin towards x axis। इसी तरह से बेटा y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स y axis। z कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स z axis। तो ये हर एक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है। मेरे घर के साथ ही एक और घर है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 176। एक और घर है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 175। हर घर का एक एड्रेस है, ग्राफ पेपर है ना, हर खाने का एक एड्रेस है। हर खाने तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस की तरफ कितना चलना पड़ेगा, y एक्सिस की तरफ कितना चलना पड़ेगा। हर एक पॉइंट कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है। तमाम पॉइंट्स के मिलने से बनता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन आपकी बुक पे है, जहां पे हेडिंग है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके नीचे ही 2 लाइनों में है कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, कम से कम 2 परपेंडिकुलर लाइन, अगर 3 है स्पेस पे हो जाएगा। ये मिलकर बनाती हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे रेक्टेंगुलर इसलिए कहते हैं कि दोनों लाइनें आपस में 90 के एंगल पे हैं। और कार्टेशियन इसलिए कहते हैं कि रेने डेस्कार्ट्स साहब ने ये डेवलप किया सिस्टम।
अब आप कह सकते हैं सर जी इतनी जो आप खलारा आपने डाला है कि आप कहते हैं कि ओरिजिन से पहले इधर को चलें, पहले इधर को चलें, आप सारा कुछ ही दफा करें वो पठान वो सॉरी सरदार जी की तरह कि दसो दफा करो फुटबॉल में, दसो किक मारूं क्यों, तो आप इसको कोऑर्डिनेट सारा कुछ ही छोड़े, आप यहाँ से सीधे क्यों नहीं पहुंच जाते जनाब? ये भी ठीक है, सीधे फासला बता दें लेकिन ये भी बताएं कि किधर को मुंह करके सीधे जाना है, एक्स एक्सल के साथ कितना एंगल बना के आपने जाना है, वाई एक्सल के साथ कितना एंगल बना के जाना है, ये जो आपने जाना है ये क्या है जनाब? ये वेक्टर है, ये इसकी टेल है स्टार्टिंग पोजीशन पे और हेड है टारगेट पे। आप किसी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन बताते हैं, आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ड्रा करने के लिए आपको चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर आप एक वेक्टर ड्रा करेंगे। जरूरी नहीं कि यहीं से शुरू होना है, आप यहाँ मेरे घर से निकलते हैं किसी और के घर में भी जा सकते हैं, ये वेक्टर यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर किसी भी तरह से हो सकता है। इस वेक्टर की लेंथ आप चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्केल, स्केल अपनी मर्जी के मुताबिक आप चूज करेंगे। मैट्रिक में आपने ये काम किया हुआ है। ये बेटा जी 3D है, एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जी और नेगेटिव जी, एक्स वाई जी। इसमें अगर कोई वेक्टर होगा आमतौर पे देखिए ये वेक्टर है तो इसका एक्स एक्स के साथ एंगल कुछ और है, वाई एक्स के साथ एंगल कुछ और है, अगर जी एक्स है तो इसके साथ एंगल कुछ और है। इन एंगल्स को अल्फा बीटा गामा आपकी बुक में लिखा हुआ होगा। यहाँ से आगे हम इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में देखेंगे कि इन वेक्टर्स को जमा तफरीक कैसे करना है, उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। स्केलर्स को जमा तफरीक कैसे करना है, तो देखते रहिए, अगली एपिसोड में मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेक्चर ध्यान से सुना करें, शुक्रिया। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल थिंक फिजिक्स विद जीरत।